नेक्स्ट हमारा आता है रिकॉग्निशन एंड द मेजरमेंट। इसमें क्या है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एज एनुअल IAS 34 के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जो भी एंटरप्राइजेज हैं वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो अप्लाई करेंगे जब वो अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जब भी वो अपनी इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसमें वो सेम वही अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करेंगे जो वो अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर वही वाली यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जब वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको ईजिली वो कंपेयर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो क्या होनी चाहिए, वही सेम करनी है, एक्सेप्ट किस केस में चेंज मेड आफ्टर द डेट ऑफ मोस्ट रिसेंट। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस किए हैं तो फिर आप ऑब्वियसली इंटरिम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज होंगी उसमें भी क्या हो जाएंगी, चेंजेस हो जाएंगी। सो सम अकाउंटिंग सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर अप्लाइड इन दी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वो सेम ही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो क्या होंगी, यूज़ होंगी, क्योंकि अगर सेम होंगी तो ही वो अपनी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंटरिम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो इसके लिए उन्होंने कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल फॉलो करना है कि जो भी हमारे लॉस हुए हैं, चाहे वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है, रिकंस्ट्रक्टिंग से रिलेटेड है, जो आप इंटरिम पीरियड में शो कर रहे हो, तो अपने एंटिटी में वो प्रिपेयर करने हैं ओनली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो जो लॉसेस हुए हैं उसमें आपने उनको फॉलो करना है। उन लॉसेस को शो करने के लिए इंटरिम में किस चीज़ को फॉलो करना है, अगर वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप शो करते हो तो ही आप वो अपने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी क्या करोगे, शो करोगे। उसके बाद है इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। जो इनकम टैक्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमने इंटरिम पीरियड के बेस के ऊपर तभी एस्टिमेट लगाने हैं जो आपकी इनकम टैक्स जैसे फुल फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा एनुअल ईयर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे टैक्स रेट्स आ रहे होते हैं ना, इनकम टैक्स रेट एनुअली आ रहे हैं, उसी के बेस के ऊपर हमने वो इनकम टैक्स को इंटरिम पीरियड के बेस के ऊपर, मतलब उसी फाइनेंशियल ईयर के बेस के ऊपर उस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी अपने जो इनकम टैक्स है उनको क्या करना है, शो करना है। रिकॉग्निशन ऑफ द एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद अब अपने हमने इनकम एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है। इसमें हमने देखना है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम कैसे आ रही है। अगर तो एसेट है, फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉरेन एसेट। सेम जो हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इंटरिम डेट तक जो एसेट्स हमने जो एंटरप्राइज की एंड ईयर्स तक, जैसे हमारा एंड ईयर होता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च तक जो हमारे एसेट्स पड़े होंगे सेम वो जो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ हो रहे हैं उसी को हमने इंटरिम डेट्स तक क्या करना है, शो करना है। लाइबिलिटी भी हमने जो करनी है, लाइबिलिटी इंटरिम रिपोर्टिंग डेट तक जो लाइबिलिटी हमारी जो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन होगी, जिस डेट को हमने वो रिपोर्टिंग डेट को वो अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं उस डेट तक जो हमारी लाइबिलिटी अराइज होंगी उन्हीं लाइबिलिटीज़ को हमने वहाँ पर क्या करना है, शो करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इनकम इज़ रिकॉग्नाइज। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू जो हमारी इनकम आती है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो हमारी एसेट्स की इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज, जो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में हमारी इनकम यूज़ होगी, उसी स्टेटमेंट को हमने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। देन एक्सपेंसेस हमने रिकॉग्नाइज करने हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन, जब हमारी डिक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जब हमारी एसेट डिक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमने उनको रिलायबली क्या करना है, मेजर करना है। अगर एसेट इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, इनकम होती है, तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एक्चुअल रेट के ऊपर क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। और अगर एसेट डिक्रीज हो रहे हैं और लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारी क्या होती है, अगर एसेट इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, तो वो हमारी होती है कि वो हमारी लाइबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उनको भी हमने उनकी फिर रिलायबली क्या करना है, मेजर करना है और इंटरिम रिपोर्ट्स में उनको शो करना है। ये जो भी हम इंटरिम, जो भी हमारे एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इनकम एक्सपेंस है, जो हमें कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके थ्रू आते हैं, तो हमने जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पर क्या करनी है, शो करनी है। और उसको ईयर टू डेट वाइज, मतलब किस ईयर्स की हम बना रही हैं और कौन कौन सी डेट को वो एक्सपेंसेस इनकम हो रही हैं, उनको हमने ईयर वाइज और डेट वाइज वहाँ पर शो करना है। अगर एंटिटी जो रिपोर्ट्स बना रही है अपनी हाफ ईयरली बना रही है, 6 मंथली रिपोर्ट बनाती है, तो उसमें हमने इन्फॉर्मेशन लिखनी है मिड ईयर और शॉर्टली।
मीट ईयर्स मतलब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे 6 मंथ पीरियड की है, तो 6 मंथ तक जो भी एक्टिविटीज़ हुई होंगी, जो भी हमारे इनकम एक्सपेंसेस हुए होंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, उनको सिर्फ 6 मंथ्स तक की हमने वहाँ पर शो करना है, बिकॉज हम हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और ईयर एंड और शॉर्टली अगर 12 मंथ बना रहे हो तो फिर ईयर एंडली, मतलब अगर 12 मंथ की बना रहे हो तो जब आपका ईयर ख़त्म होगा 31 मार्च को ख़त्म होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी फिर करेंगे वैल्यूएशन। 12 मंथ ज़रूरी नहीं कि हमने काउंटिंग पीरियड ही लेना होता है, कुछ फर्म कैलेंडर ईयर्स को भी 12 मंथ मानती हैं, लाइक जनवरी टू दिसंबर। तो आपने जो भी लिया हुआ है कैलेंडर ईयर या एनुअल ईयर, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एंडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है। देन अ रेवेन्यू रिसीव सीजनली, साइक्लिकली और ओकेजनली। अब कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनको कुछ इंटरिम पीरियड्स में ज़्यादा इनकम होती है और कुछ इंटरिम पीरियड्स में उनको कम इनकम होती है। लाइक कुछ बिजनेस जैसे सीजनल होते हैं ना, तो उनका समर्स का सीज़न है, तो ऑब्वियसली इंटरिम समर सीज़न के 6 मंथ की उनकी इनकम ज़्यादा होगी, और जब विंटर्स आ जाएंगी उनकी इनकम उनकी कम होगी। तो ये जो बिजनेस होते हैं इनको रेवेन्यू कुछ इंटरिम पीरियड्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर इंटरिम पीरियड। सो इसमें जो भी वो सीजनली रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं, तो विद इन ए फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी एंटिसिपेटेड, उनको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि इस सीज़न में, आपको सीजनल बिजनेस है ना आपका, तो इस सीज़न में कितनी इनकम रेवेन्यू आपको अराइज होने हैं, तो आप उनको एडवांस में जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये जो एंटिटी उसके लिए would not be appropriate at the end of फाइनेंशियल ईयर। उसमें आप ये नहीं कहोगे कि हमने फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। उसके लिए कौन सी फिर वैलिड होती है? इंटरिम रिपोर्ट, क्योंकि इंटरिम रिपोर्ट तो वैसे ही 6 मंथली बनती है। तो 6 मंथ का अगर आपका सीजन है तो 6 मंथ के सीजन के अकॉर्डिंग आप अपनी वहाँ पे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और आफ्टर डैट कि जब आपकी इनकम डिक्रीज होनी चली जाती है, जब आपका ऑफ सीजन हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट अलग से प्रिपेयर होगी, तो आप उनको फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है, रॉयल्टी है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, तो हर बार थोड़ी मिलती है, ज़रूरी नहीं है कि हर साल ये मिलनी है, सीजनल है, कभी रॉयल्टी मिल सकती है, कभी गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकती है, कभी नहीं भी मिली। और अगर मिली भी है तो पूरा साल थोड़ी ग्रांट मिलनी है, ग्रांट साल में एक बार मिल गई, तो वो इंटरिम रिपोर्ट्स में आप शो कर सकते हो। सेम ऐसे ही है, कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर हमारी कॉस्ट जो है इनकर्ड हुई है फाइनेंशियल ईयर में अनइवनली, मतलब रेगुलर नहीं हो रही है, तो वो भी आप जो है वो एंटिसिपेट और कर सकते हो इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, टिल दी जिस डेट तक, फाइनेंशियल ईयर की डेट तक, जब तक वो कॉस्ट इनकर हुई है, तो इट इज़ ऑल्सो अप्रोप्रिएट टू एंटिसिपेट द कॉस्ट। हम उसको कॉस्ट को एंटिसिपेट कर सकते हैं, कब तक? टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपकी वो कॉस्ट जो है वो सीजनली हो रही है। अब मे बी वो अनइवनली है कि जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी में कॉस्ट इनकर हुई है, हो सकता है उसके बाद मई में हो जाए, हो सकता है जून में हो जाओ, तो आप फिर ये नहीं करते हो कि हमने इंटरिम रिपोर्ट बना के ख़त्म कर देना। आप टिल जब तक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं ना होता मार्च तक, तो वेट करते हो कि हो सकता है कि मार्च तक और भी कोई बीच में कॉस्ट हो जाए, तो आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हो, तो आप उसको फिर उन रिपोर्ट्स में क्या करते हो, मेंशन करते हो। एम्प्लॉयर पे रोल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर एम्प्लॉयर आपके पे के ऊपर टैक्सेस या कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंश्योरेंस आपकी इंश्योरेंस करवाई है उसके लिए प्रीमियम पे कर रहा है एनुअल बेस के ऊपर, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो किस में बनाए जाते हैं? इंटरिम पीरियड्स के अंदर। तो रिकॉग्नाइज वो करते हैं कि उन्होंने उनकी एनुअल पे रोल टैक्स जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट करना है, और वो ये जो पेमेंट है वो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो हमारी जितनी हमने पेमेंट करनी है ना उसका एक लार्ज अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो हमने फाइनेंशियल ईयर्स के अंडर क्या करना होता है? मेंशन करना होता है। जैसे एम्प्लॉयर जो है वो उनके बिहाफ के ऊपर, एम्प्लॉय के बिहाफ के ऊपर उनका टैक्स पे कर रहा है या उनका इंश्योरेंस का प्रीमियम कर रहा है, तो वो किस लिमिट तक करेगा? मैक्सिमम वो करेगा जितनी पर एम्प्लॉय की अर्निंग है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अर्निंग है मंथली 7,000,
तो मेरा एम्प्लॉयर मैक्सिमम मेरा टैक्स या प्रीमियम 7,000 तक पे कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा करेगा तो फिर बाद में वो रिकवर कहाँ से करेगा। तो जितनी आपकी मैक्सिमम एम्प्लॉय की सैलरी या वेजेस है उतनी लिमिट तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। फॉर हायर इनकम एम्प्लॉयज़, अब जिन एम्प्लॉयज़ की इनकम हाई होती है तो उनकी मैक्सिमम इनकम जो है वो रीच बिफोर एन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जितनी उनकी बेटा फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उनकी इनकम हो जानी है टोटल, तो वो उतनी टोटल इनकम के बेस के ऊपर उनका जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे जब सपोज मेरी पर मंथली इनकम है 10,000, तो फाइनेंशियल मार्च तक कितने महीने हो गए, इस मार्च से लेके अगले मार्च तक 12 महीने हो गए, तो 12,000 10,000 के अकॉर्डिंग 12,000 है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करेंगे कि इसकी इनकम इतनी बन रही है, ठीक है, 10,000 के अकॉर्डिंग 12 मंथ्स की, तो वो उतना मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिनकी इनकम क्या है, मैक्सिमम है, जिनको ज़्यादा इनकम होती है। देन नेक्स्ट आता है मेजर प्लान पीरियोडिक मेंटेनेंस और ओवरहोल। अगर कॉस्ट जो है वो हमारी पीरियोडिक मेंटेनेंस, पीरियोडिक हम मेंटेनेंस सीजनल जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं पीरियोडिकली बेस के ऊपर, तो आप उनको एक्सपेक्टेड करते हो, तो सच उन एक्सपेंडिचर को हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए, जब तक वो इवेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशंस हम लोग, बिकॉज कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, जब तक वो ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं होती तो हम एडवांस में उनको एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। कुछ हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो ना एडवांस में, तो उनके लिए आपको फिर प्लान्ड, उनके लिए आपकी इंटेंशन होती है कि हमने वो एक्सपेंडिचर इनकर करने हैं, फ्यूचर से रिलेटेड करने हैं, लेकिन फ्यूचर इज़ नॉट सफिशेंट टू गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन। आपकी वो ऑब्लिगेशन नहीं होती, आपकी ऑब्लिगेशन राइज नहीं हुई है, हमने सिर्फ वो एक्सपेंडिचर जब हमारे इन फ्यूचर एक्सपेंडिचर होंगे तो ही हम उनको अपनी इंटरिम रिपोर्ट्स के अंदर क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोविज़न। प्रोविज़न्स आपको पता क्या होती हैं कि इट इज़ लाइक अ लाइबिलिटी। हम लोग एडवांस में ही क्या करते हैं, प्रोविज़न्स जो है वो क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई एमरजेंसी अराइज होती है तो हम उस प्रोविज़न्स में से अपना एक्सपेंडिचर जो है वो क्या कर सकें, पे आउट कर सकें। लाइक जैसे हम प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट करते हैं, है ना, कि इन फ्यूचर अगर बैड डेब्ट हो जाता है तो हमें वो बैड डेब्ट का लॉस बेयर ना करना पड़े, तो हमने जो उसके लिए एडवांस में प्रोविज़न क्रिएट करके रखी थी वहीं से हम अपना अमाउंट जो है वो क्या कर सकें, रिकवर करके उसका बैड डेब्ट को क्या कर सकें, पे आउट कर सकें, मतलब बैड डेब्ट के डाउन को पे आउट कर सकें। सो इसके लिए क्राइटेरिया क्या फॉलो होगा कि वो इंटरिम रिपोर्ट जो भी एंड जब उनका एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होगा ना, इट इज़ रिक्वायर्ड एंटिटी शैल अप्लाई द सेम क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइज मेरिंग ए प्रोविजन एट इंटरिम डेट एज वुड एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस टाइम जो आप उसमें मेंशन करोगे जितनी प्रोविजंस आपने क्रिएट की थी, उसके लिए जो भी क्राइटेरिया या जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो, सेम आप इंटरिम रिपोर्ट के लिए प्रोविजंस क्रिएट करोगे कि सेम वही क्राइटेरिया वही प्रोविजंस फॉलो करोगे जो आप फाइनेंशियल ईयर के लिए कर रहे हो अगर आप इंटरिम रिपोर्ट्स बना रहे हो। ईयर एंड बोनस होता है कि ये भी काफ़ी जो है वो जब आप कोई एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ टाइम से कंटिन्यू आपके अंदर जॉब कर रहा है तो आप उनको क्या करते हो, बोनस प्रोवाइड करते हो। बोनस ज़रूरी नहीं है कि साल बाद करना है, तो बोनस आप उनको मंथली, क्वार्टरली, एनुअल बेस के ऊपर भी हो सकता है। सो बोनस जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस भी हो सकता है, या फिर जो हिस्टोरिकली कि पिछले काफ़ी सालों से आप उनको बोनस देते हो, जैसे दिवाली पे बोनस देते हैं तो वो देना ही देना है, तो वो बोनस को आप क्या कर सकते हो, एंटिसिपेट कर सकते हो इंटरिम रिपोर्टिंग। लेकिन वो तभी कर सकते हैं इफ़ बोनस इज़ ए लीगल ऑब्लिगेशन। देखो अगर बोनस आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपने पे करना ही करना, लॉ के अकॉर्डिंग लीगल है, तो आप उसको एंटिसिपेट कर सकते हो। अगर आपकी अपनी मर्जी है तो हो सकता है इस साल आप ना दो, तो फिर आप उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो। जो चीज़ हमारी लीगल ऑब्लिगेशंस है, हमें पता ही है कि हमने ये चीज़ करनी है, तो उसको आप एडवांस में एंटिसिपेट कर सकते हो और उस पेमेंट को आप क्या कर सकते हो, अपने इंटरिम रिपोर्ट में शो कर सकते हो। अदरवाइज जिसको आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते तो वो फिर एनुअल फाइनेंशियल में होगी, ठीक है। उसके बाद है रिलायबल एस्टीमेट ऑफ ऑब्लिगेशन। अब IAS 19 के अंदर हमने क्या करनी है, रिलायबल जो है वो हमने एम्प्लॉयज़ को अगर कोई बेनिफिट दे रहे हैं, अगर हम एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट दे रहे हैं तो वो बेनिफिट जो है वो हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने उनको वो बेनिफिट देनी है। जैसे हम एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट कर रहे हैं, उनके चिल्ड्रन की एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, अगर ये हमने बेनिफिट देने हैं उनको और हर साल देते आ रहे हैं
तो आप उनको एडवांस में क्या कर सकते हो, एंटीसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज हम उनको एंटीसिपेट नहीं कर सकते। तो जो चीज़ एंटीसिपेट कर सकते हैं एडवांस में उनको हम इंटरिम रिपोर्ट में शो करेंगे, जिनको नहीं एडवांस में कर सकते जज, उनको इंटरिम रिपोर्ट में शो नहीं करेंगे।